the nasty home minister, the naughty home minister. दोस्तों आज मैं आपको एक प्रूव कर दूंगा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ सरकार नहीं चला रही बल्कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह राज्य को कंट्रोल करना चाहती हैं। मतलब कि वो सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल के 15 आईएएस और 10 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम जारी किए और उन्हें दिल्ली में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, एक वार्निंग थी कि अगर ये ऑफिसर्स नहीं आए तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। समझ नहीं आ रहा होगा ना कि मामला इतना सीरियस क्यों है। असल में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और ईसीआई ने अभी सभी राज्यों से ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी थी ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में सेंट्रल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के तौर पर भेजा जा सके। ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसा होता है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन ममता बनर्जी ने सोचिए क्या किया होगा। ईसीआई ने तीन रिमाइंडर्स भेजे, फिर भी वेस्ट बंगाल सरकार ने ऑफिसर्स की लिस्ट नहीं दी। आखिर क्यों? क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि उनके स्टेट के ऑफिसर्स बाहर जाएं। वो नहीं चाहती कि बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को बाहर की दुनिया दिखे। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आपको साफ साफ दिखेगा। याद कीजिए 2021 का अल्पन बंदोपाध्याय केस। साइक्लोन यास के बाद पीएम मोदी की मीटिंग थी, लेकिन ममता दीदी अपने चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को मीटिंग से पहले ही साथ ले आई। सेंटर ने उन्हें दिल्ली डेप्यूटेशन पर बुलाया, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ने उन्हें लीव करने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले ली और ममता बनर्जी ने उन्हें अपने एडवाइजर बना लिया। सेंटर ऑर्डर को ओपनली डिफाई किया गया। यही नहीं, दिसंबर 2020 में जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ तो सेंटर ने सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन पर बुलाया। वेस्ट बंगाल सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि स्टेट में आईपीएस की शॉर्टेज है। मामला 2021 तक चला और यह साफ दिखा कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी सवाल पूछती है, टीएमसी सरकार कोऑपरेशन नहीं बल्कि कन्फ्रंटेशन चुनती है। 2022 में जब सेंटर ने आईएएस आईपीएस कैडर रूल्स में अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा ताकि नेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिसर्स की डेप्यूटेशन आसान हो सके, तो ममता बनर्जी ने इसे फेडरलिज्म पर हमला बता दिया। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा और कहा कि इससे ऑफिसर्स में फियर साइकोसिस पैदा होगा। असल में डर ऑफिसर्स में नहीं बल्कि सत्ता में बैठी सरकार को था कि कहीं ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ से ना निकल जाए। अब बात करते हैं उस केस की जो इस पूरी अथॉरिटेरियन सोच की रीढ़ है, राजीव कुमार केस। राजीव कुमार एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं। सारथा चिट फंड स्कैम की जांच के दौरान सीबीआई ने उन पर एविडेंस टैंपरिंग और राजनीतिक लोगों को बचाने के आरोप लगाए। अब 2019 में जब सीबीआई उन्हें अरेस्ट करने पहुंची तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने सीबीआई को ही रोक लिया। ममता बनर्जी यानी कि दीदी खुद धरने पर बैठ गई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये स्टेट पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल एजेंसी को रोकने का खुला ऐलान था। इसके बावजूद भी 2023 में वही राजीव कुमार वेस्ट बंगाल के डीजीपी बना दिए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईसीआई ने उन्हें हटाया क्योंकि उनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल थे। चुनाव खत्म होते ही उन्हें फिर से डीजीपी बना दिया गया। संदेश साफ था कि लॉयल्टी मैटर्स मोर देन लॉ। और यही कहानी 2025 और 26 तक चली, जब सीबीआई ने उनके एंटीसिपेटरी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज भी मामला पेंडिंग है, लेकिन टीएमसी सरकार का स्टैंड वही है, सेंटर पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है। अब जरा 2026 की ताजा घटनाक्रम पर लौटते हैं। जनवरी 2026 में ईसीआई ने पाया कि वेस्ट बंगाल सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स जो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स थे, उनका ट्रांसफर बिना ईसीआई की परमिशन के ही कर दिया। ईसीआई को ऑर्डर देना पड़ा कि ये ट्रांसफर कैंसिल किए जाएं, यानी इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का सीधी कोशिश हो रही थी। और अब आईएएस आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट ना देना, रिमाइंडर्स इग्नोर करना और फिर ईसीआई को मजबूर करना कि वो खुद लिस्ट बनाए और डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दे, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। दोस्तों, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का सिस्टम 2 वे होता है। आज बंगाल का ऑफिसर केरल जाएगा तो कल केरल का ऑफिसर बंगाल आएगा। यही भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई भी राज्य खुद को अलग थलग नहीं रख सकता, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हर बार यही करती है। बंगाल का अपमान हो रहा है, बाहर से कोई आए तो प्रॉब्लम, उनके ऑफिसर्स को बाहर भेजना पड़े तो प्रॉब्लम। क्योंकि सच्चाई है कि वेस्ट बंगाल की ब्यूरोक्रेसी ने दशकों से सिर्फ सीपीएम और फिर टीएमसी की सरकार देखी है। पहले सीपीएम में लोकल कैडर बॉस बनता था, आज टीएमसी में पॉलिटिकल लॉयल्टी प्राइमरी क्वालिफिकेशन बन गई है। सीपीएम के टाइम तो हालत और बदतर थे। आईएएस ऑफिसर्स के बगल में एक लोकल लीडर की चेयर होती थी, जैसे वो बॉस हो। अब टीएमसी में आईपीएसी और अभिषेक बनर्जी की गाइडलाइंस मिलती है, लेकिन मानसिकता वही है, लॉयल्टी फर्स्ट, डेमोक्रेसी लेटर। अगर ये ऑफिसर्स बाहर जाएंगे, दूसरे राज्यों की वर्किंग देखेंगे तो सवाल पूछेंगे और ममता दीदी को सवालों से डर लगता है। बाकी राज्यों को देखिए, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोई ड्रामा नहीं है। ऑफिसर्स जाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, वापस लौट आते हैं, सिस्टम चलता है। लेकिन बंगाल में हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया को सेंटर वर्सेस स्टेट बना दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये टकराव यूं ही चलता रहा तो नुकसान राजनीति का नहीं होगा, नुकसान होगा आम बंगाली का, निष्पक्ष चुनाव का, शांति का और भरोसे का। आज सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य को निजी किले की तरह चला सकता है। इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट्स में बताइए कि आपका इस पर क्या जवाब है
और आप इस पर क्या सोचते हैं? नमस्कार।